गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 21 सितंबर 2020। आज हमें वर्कशीट 34 सॉल्व करनी है। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों 30, 45 और 60 डिग्री पर आधारित प्रश्न। आज हम प्रश्न करेंगे जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इन 3 कोणों पर आधारित हैं। आपको पिछली वर्कशीट में याद होगा, आपने यही टेबल बनाना सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपातों का। उसी टेबल के बेसिस पे बेटा पहले इसको याद कीजिए और बताइए वाला जो कॉलम है इसको फिल करते हैं। आपको भी याद आ जाना चाहिए जल्दी से। आपको याद होगा आपने ये टेबल बनानी सीखी थी जहाँ पे आपने साइन, कॉस और टैन की टेबल बनाई थी। कॉस की टेबल को कंप्लीट करने के लिए बेटा क्या किया था, साइन की जो वैल्यूज़ थी उसी को रिवर्स ऑर्डर में यानी पीछे से जो स्टार्ट करना आपने लिखा था। तो देखो √3/2 सेम पीछे से स्टार्ट करा, सेकेंड वैल्यू सेम हो गई, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 1/2। उसके बाद आपको बेटा याद होगा tan a की आइडेंटिटी। tan a क्या होता था, sin a/cos a। तो यानी साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं यही ऐसा ही हुआ है या नहीं। देखो डिनोमिनेटर में क्या था, 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1/√3 आ रखा है। सेकेंड वैल्यू देख लेते हैं, ये क्या है 1/√2, ये भी 1/√2, दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, चलो यहाँ नीचे √2 है, यहाँ भी नीचे 2 है। 2 से 2 जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1। अब आपको भी याद आ गया होगा, सभी को याद आ गया। बहुत इजी टेबल था जो आपने बनाना सीखा था। इसके बाद बेटा उदाहरण नंबर 1 देखिए। बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है लेकिन इससे डरना नहीं है, बहुत बड़ा सा लिखा है तो हम डर जाएंगे। हमें सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि इस टेबल से हमें मिली हैं। देखो पहले क्या लिखा है, sin 60, फिर है cos 30। sin 60 और cos 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले कौन सी वैल्यू डालनी है, sin 60 की। sin 60 की वैल्यू देखो क्या है, √3/2। दूसरा क्या था, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री भी कितना है, √3/2। देखो यहाँ पर यही वैल्यू डाली हुई है, फर्स्ट वैल्यू और फिर ये सेकेंड वैल्यू। इसके बाद एक प्लस का साइन था, देखो बेटा यहाँ पे वही प्लस का साइन यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या थी, sin 30 और cos 60। इसी टेबल को यूज़ करते हैं। sin 30 देखो कहाँ पर है, sin 30 डिग्री, 30 की लाइन में फर्स्ट और साइन की लाइन में सीधा चलना, तो दिस इज़ द sin 30 डिग्री। अगला है cos 60, cos की लाइन में चलो 60 डिग्री कहाँ पर है, दिस इज़ माई cos 60 डिग्री। दोनों 1/2 हैं, तो देखो दोनों की वैल्यू 1/2 डल गई। अब इसको आगे हमने सॉल्व किया। इस पोर्शन को बेटा देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है √3/2 से। रूट का नंबर सेम नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या बचता है, सिर्फ नंबर बचता है। √3 मल्टीप्लाई √3 इज़ 3 और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ गया, 3/4, दिस इज़ 3/4। अगला था ये मल्टीप्लिकेशन, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऑब्वियसली कितना होता है 1/4। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो 3/4 और 1/4 को ऐड करना है। बहुत इजी है, बट आपने मिस्टेक नहीं करनी। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 4 और 4 को भी ऐड कर देते हैं। नो, जब डिनोमिनेटर बेटा सेम हो यानी हर एक जैसे हो, हर एक समान हो, तो हर को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, 4। 3 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/4। 4/4 सबको पता है, कट जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 1। देखो एक आंसर आया 1। अब इसके बाद करते हैं हम उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है। AB जो है 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB यानी ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का दे रखा है, जो कि हमें कई क्वेश्चन में थीटा लिखा होता था। यहाँ पर कोण C 30 डिग्री का है और B पर समकोण है। भुजाओं BC जो कि हमारी ये वाली भुजा है और AC इनका मान ज्ञात करना है, इनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस त्रिभुज में हमारा कर्ण कौन सी भुजा है यानी हाइपोटेन्यूज कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है जिसको कि हम H लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज और कर्ण एक बराबर। उसके बाद बेस यानी आधार कौन सा है, ये है। और परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सी भुजा है, ये भुजा है। इसको हम कैसे पहचानते थे बेटा, किस बेसिस पे पहचानते थे इन तीनों भुजाओं को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा
कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जहाँ पर आपका थीटा बन रहा है वही रेखा, ये वाली रेखा जिस पर थीटा बन रहा है, ये रेखा हमारी क्या होती थी, आधार, जिसको कि हम बेस बोलते हैं। और दूसरी भुजा क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब। अब आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एक तो आधार ज्ञात करना है और एक कर्ण ज्ञात करना है। अब आप याद कीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला पी बी पी एच एच बी, आपको याद होगा। फर्स्ट वाला किसके लिए होता था, जो फर्स्ट हम ये पढ़ते थे ये किसके लिए होता था, साइन के लिए। सेकेंड वाला किसके लिए होता था, कॉस के लिए। और थर्ड वाला किसके लिए होता था, ये जो हम रेशो पढ़ते थे ये किसके लिए होता था, थर्ड वाला, ये होता था टैन के लिए। सबको याद है। अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करवाना है, जो हमें फाइंड करवाना होगा उसी के बेसिस पर हम वही वाला आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। हमें फाइंड करवाना है यहाँ पर बेस यानी आधार और कर्ण। ये है हमारा बेस। अगर मैं p बाय बी को यूज़ करूँगी तो मेरा बेस आ जाएगा, बिकॉज p की वैल्यू तो पहले से मुझे पता है, लंब का मान मुझे पहले से पता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, tan c बराबर है ए बी बटा बी सी, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, tan c किसके बराबर था, p बाय बी के। उसके बाद मैं उसका मान डाल देती हूँ। p की जगह पर मैं क्या डाल सकती हूँ, 5 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है मेरा p यानी परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं। और b क्या है, आधार, जो है BC, उसकी जगह पर मैंने यहाँ लिख दिया BC। अब मुझे टेबल याद होना चाहिए कि tan 30 का आंसर टेबल में क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात से, देखो लिखा हुआ है ना, उस टेबल से आया ये 1/3। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, 5 BC बराबर है 1/√3 के। समझ आया कैसे। अब आपको आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को √3 से गुणा करना है और BC को 1 से। तो जब ये 1 से गुणा होगा तो BC ही लिखा जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो हमारा BC का मान आ गया 5√3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें मान निकालना है AC के लिए। अब हमें जब AC के लिए मान निकालना है, हमारे पास इसका भी मान आ गया है, B का क्या मान आया है इसका, 5√3, 5√3, BC का मान आ गया ना हमारे पास। अब हम P/H अगर इस्तेमाल कर लें, P और H का मान इस्तेमाल करें, जो होता है P/H। P/H आपको याद होगा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर मुझे क्या पुट करना है यहाँ पर, C। तो इसीलिए देखो यहाँ साइन C लिखा, AB/AC, जो कि क्या है, P/H। P की जगह पर हमने क्या मान डालना है, AB का मान डालना है, और AC की जगह पर किसका मान डालना है, हाइपोटेन्यूज का मान डालना है। चलो इसको सॉल्व करना भी देख लेते हैं। साइन C की जगह पर यहाँ पुट हुआ साइन 30 डिग्री, क्योंकि C कोण कितना था, 30 डिग्री का। AB की जगह पर अभी हमने AB रहने दिया, और बटा AC। अब साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/2। कहाँ से आई, उसी टेबल से जो आपने सीखा था। और AB की जगह पर हमने क्या डाल दिया, 5 सेंटीमीटर। और AC का मान तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें ज्ञात करना है, तो AC की जगह पर हमने AC रहने दिया। तो हमारे पास ये आ गया। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 दूनी 10, और AC और 1 गुणा हुआ तो ये AC ही रह गया। तो AC का मान भी हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो बेटा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, हमें दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी थी, BC और AC। एक ही की निकाल के ख़त्म नहीं करना है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने BC का मान भी ज्ञात कर दिया है और AC का भी। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 बेटा बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके NCERT में भी मिलेगा। चलो देखते हैं क्या है। यदि tan a + b बराबर है √3 के, और tan a - b बराबर है 1/√3 के, और a + b यानी जो दोनों का योग है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। यानी a और b की क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या मान होगा, वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा ये a + b जो पूरा है, ये पूरा हमारा थीटा की जगह पर लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे उत्तर। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, tan a + b बराबर है √3 के।
अब बेटा जो भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ दिया होगा, उसी के टेबल में, उसी का जो टेबल हमने बनाया था उसी में हमें ये वाली वैल्यू को ढूंढना है कि √3 कहाँ पर होता है। तो आपको बेटा टेबल याद होना चाहिए। किसी को याद आया? यस, √3 होता है 60 डिग्री पे, यानी 60 डिग्री पर। तो tan 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। मान डाल दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी सिर्फ हमने यहाँ पर। अब देखो दोनों जगह पर tan बन गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ a + b बराबर है 60 डिग्री के। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको नंबर 1 मार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी वाली पे। दूसरी क्या थी? a - b वाली, उसको भी लिख लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी लिख देते हैं। क्या है? tan a - b बराबर है 1/√3 के। अभी मैंने बोला था जो यहाँ पर लिखा होगा उसी के टेबल में, जो टेबल हमने बनाया था वहीं पर ढूंढो 1/√3 कहाँ पे आता है। तो tan के टेबल में 1/√3 कहाँ पर आता है? कई बच्चों ने पहचान लिया होगा अब तो। कहाँ पर आता है? 30 डिग्री पे, 30 पे आता है। अब देखो सेम हो गया, tan और tan कट जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ a - b बराबर है 30 डिग्री के। दूसरी भी इक्वेशन आ गई। अब इसको हल कैसे करें? दोनों के दोनों समीकरण का इस्तेमाल कर कर हम कैसे a और b का मान निकाल लें? यहाँ से इस वाली समीकरण से क्या मैं a का मान निकाल सकती हूँ? यस। क्या आएगा? 30 + b, क्योंकि b यहाँ माइनस में था, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास मान आ गया ये वाला, इस मान को मैं पहले वाले में अगर पुट कर दूं, अगर वहाँ पर इसको डाल दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? चलो देखते हैं। पहली वाली इक्वेशन देखो क्या थी? ये वाली, ये थी a + b बराबर है 60। ये कौन सी है? समीकरण 1। इस समीकरण में हम ये मान पुट करने वाले हैं, डालने वाले हैं। तो a की जगह पर हम क्या डाल देंगे? 30 + b, और पहले वाला b पहले से लिखा हुआ है तो उसको भी लिख देते हैं, +b बराबर है 60 डिग्री। और साथ में हमें ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन सा समीकरण द्वारा? समीकरण 3 द्वारा। तीसरा समीकरण इस्तेमाल करा है ना हमने यहाँ पे। अब आगे का वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। दोनों b जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2b। ये है 30 डिग्री पहले से ही, 30 + 2b बराबर है 60 के। ये 30 60 के पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 30 ही रह जाएगा। 2b बराबर है 60 डिग्री - 30 डिग्री। क्या आ जाएगा? 2b बराबर है 30 डिग्री के। अब ये 2 और b गुणा हो रहे हैं, गुणा हुआ 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 के पास भाग में चला जाएगा। 30 की भाग 2 से कीजिए, यानी 30 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। यानी हमारा b का जो मान है वो कितना आ गया? 15 डिग्री। देखो अब b का मान आ गया तो a का मान कैसे निकालें? जो ये तीसरा समीकरण था हमारा, ये वाला समीकरण, अगर इसी समीकरण में मैं b के स्थान पर 15 लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए डाल देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे फिर से कि कौन सा समीकरण इस्तेमाल करने वाले हैं हम? समीकरण 3 द्वारा। समीकरण 3 द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा? a किसके बराबर था? 30 + b। तो a बराबर किसकी हो जाएगा? b का मान डाल देते हैं, b की जगह पर लिख देते हैं 15। तो a आ गया हमारा 45 डिग्री। आसान है ना? जल्दी कीजिएगा इसको। बेटा अब एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करना है। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, sin 30 + tan 45 डिग्री - cosec 30 अपॉन secant 30 + cosecant 60 + cot 45। ये टेबल जो आपने बनाना सीखा था, यही वैल्यूज़ को बेटा इजीली हम यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। उसके बाद है tan 45, क्या वैल्यू है? 1। फिर है कोसिकेंट 60, कोसिकेंट के टेबल में 60, दिस इज़ द वैल्यूज़। तो लेट अस पुट द वैल्यूज़। पहले वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2। देन प्लस tan 45 की पुट करनी है, क्या थी? 1, तो 1/1 लिख लेते हैं। माइनस कोसिकेंट 60 कितना था बेटा? 2/√3। लिख ली सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू। नाउ मेक अ बिग लाइन,
अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को देख लेते हैं बेटा। देखो क्या थी, सीकेंड 60, सीकेंड की लाइन में 30 डिग्री, तो दिस इज़ द सीकेंड 30 डिग्री। अगला है कॉस 60, कॉस की लाइन में 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1/2। नेक्स्ट कॉट 45, कॉट की लाइन में 45 का आंसर क्या है 1। अब यही सब वैल्यूज़ हमें डिनोमिनेटर में पुट करनी है। चलो पुट कर लेते हैं। सबसे पहले सीकेंड की थी, सीकेंड की क्या वैल्यू थी, देखो ये रही 2/√3 प्लस कॉस 60, वेयर इज कॉस 60, ये रहा कॉस 60 1/2। नेक्स्ट इज कॉट 45, क्या था 1 + 1। अब बेटा इसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक सब बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, 2/3 नीचे देखते हैं और 2/3 ऊपर देखते हैं। ये कोशिश करते हैं इसको काट देते हैं, 1 को भी काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं। दिस इज़ द वेरी रॉन्ग मेथड। हमें ये नहीं करना, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा, ये वाले पार्ट को। अगर आपको साथ में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग कर लो, और फिर डिनोमिनेटर को मैं आपको साथ में सॉल्व करना सिखा रही हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर का पार्ट कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, ऊपर के पार्ट में एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक बड़ी सी लाइन में लगाती हूँ। क्या क्या है यहाँ पर, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये तीनों नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स को यूज़ करके हम एलसीएम ले लेंगे। सिंपल हमारा क्या आ जाएगा 2√3। अब देखो 2√3 हमारा एलसीएम आ गया, ये वाला ऊपर के पार्ट का। अब इधर 2 है, फर्स्ट पार्ट में ये 2 है, ये देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑलरेडी एक 2 था, बचा क्या सिर्फ √3। लेट अस राइट √3 ओवर द टॉप। अब यहाँ पर नीचे 1 है और यहाँ 2√3, तो क्या बचेगा 2√3। देन माइनस का साइन था, माइनस पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है √3 कॉमन था, वो हट गया, क्या बचा 2। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। सबको समझ आ गया। अब नीचे वाला पार्ट भी देखो बेटा, ऐसे ही करते हैं। इनके एलसीएम्स लेने हैं तो सेम नंबर्स यही एलसीएम आएंगे जैसे हमने करा था अभी पहले वाले में। तो एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, नीचे भी बड़ी सी लाइन डालते हैं पहले तो एक 2√3। ठीक है यहाँ तक। अभी हम देखो नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो फिर से वही करना है हमें। यहाँ पर क्या था √3, ये भी √3, कॉमन पार्ट हट गया, क्या बचा, वेरी गुड 2। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये जो नीचे वाला 2 हमारे पास बचा, ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 2 से। 2 × 2 = 4, वेरी गुड, प्लस। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है 2, ये भी 2, तो 2 × 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ √3 किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ऊपर वाले 1 से, इस वाले 1 से। देन इसके बाद प्लस 2√3। अब तो समझ आ गया होगा सबको, बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं आगे का पार्ट कैसे करना है। अब देखो दोनों ही डिनोमिनेटर्स जो हैं यहाँ पर, दिस डिनोमिनेटर एंड दिस डिनोमिनेटर, दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, न्यूमरेटर पार्ट्स बचेंगे। सो लेट अस राइट द न्यूमरेटर पार्ट। √3 + 2√3 - 4 ओवर 4 + √3 + 2√3। अब आपको याद होगा बेटा कि हमेशा जो रूट वाले नंबर्स हैं, जो सेम रूट वाले नंबर्स हैं, वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, याद आ गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। तो इनको ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, वेरी गुड। अब आपको याद रखना है कि ये 3√3 होगा, 3 को मत ऐड कर देना ये रूट के अंदर वाले 3 को। -4 ओवर नीचे क्या आ जाएगा, बोलो 3√3 + 4। तो आपका आंसर क्या आ गया फाइनली यहाँ पे 3√3 - 4 ओवर 3√3 + 4। अब नेक्स्ट स्टेप याद है आपको, जब भी डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आता था हम रैशनलाइज करते थे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो रैशनलाइज करते समय हम मल्टीप्लाई किससे करवाते थे, इसके नेगेटिव पार्ट से, यानी 3√3 - 4। अब आपको कुछ याद आ रहा है कैसे करते थे, न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में। देखो नीचे वाले पार्ट में तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a + b एंड a - b। दिस इज़ माई a + b एंड दिस इज़ a - b। क्या होती थी दोनों की मल्टीप्लिकेशन, a + b एंड a - b,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और ऊपर क्या हो रही है देखो बेटा, दोनों आइडेंटिकल बन गए, बिल्कुल सेम है दोनों ऊपर वाले, ये दोनों 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करना याद है क्या होता था, ओपन कर लेंगे ऊपर 3√3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जब हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, ये वाला, ये भी आपको याद होगा क्या करते थे, 3 3 ज़ा 9, इस बाहर वाले 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 3 3 ज़ा 9, और उसी को फिर इस अंदर वाले रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 27 माइनस दिस इज 4 का स्क्वायर 16। अब आगे की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं बेटा, देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ऊपर देखो आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे, 3√3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह पर 3√3 एंड बी की जगह पर 4, देन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 11। अब फिर से इसकी मल्टीप्लिकेशन अभी आपने करी थी, क्या आई थी 27 प्लस 16 माइनस, अब क्या करना है देखो, रूट वाले नंबर को एज इट इज़ रहने दो और जो बाहर हैं ये सारे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, 24√3 ओवर 11। अब 27 एंड 16 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। सो वी विल राइट 43 minus 24√3 over 11, this is our final answer। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में देखिए क्या करना है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि कीजिए का मतलब समझा के बताना है कि आपने यही विकल्प क्यों चुना। क्या है प्रश्न देखो, 2 tan 30 डिग्री, ये डिवाइड का साइन यानी इसको डिनोमिनेटर में लिखना आगे का पार्ट को, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 tan यानी 2 गुणा tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर भी जैसे ऊपर क्वेश्चंस हमने करे थे, सिर्फ मान डाल के देखना है, पहले मान डालते हैं और फिर चेक करते हैं किसका आंसर आ, ये आंसर इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। tan 30 का वैल्यू बेटा देखो टेबल में, tan 30 में क्या वैल्यू आ रही है 1/√3, यानी यही वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करना है। तो tan 30 की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2 गुणा tan 30 का मतलब 1/√3 बटा 1 माइनस, अब यहाँ पर बेटा आप एक देख रहे होगे ये स्क्वायर डल रखा है, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पर, और ये देखो मैंने भी लिखा है। इस स्क्वायर का क्या मतलब है, कैसे हम इसकी वैल्यू डालेंगे, 1/√3 तो हमें पता है tan 30 की होती है, अब स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसी पर हम एक स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ऊपर क्या है 2 और 1/√3 मल्टीप्लाई हो रहे थे तो क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब 1/√3 यानी वर्गमूल 3 का जो वर्ग है वो कैसे निकाला जाता है 1/3 ही रह जाता है, क्योंकि किसी भी वर्गमूल की संख्या का अगर वर्ग निकाला जाए तो वो संख्या खुद ही होती है उसका जवाब में। तो यानी अगर मैं वर्गमूल 3 का वर्ग निकालूंगी तो वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। अब इसके बाद 1 में से 1/3 हमें घटाना है, अगर 1 में से 1/3 घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे, क्या आएगा आंसर बताइए 2/3, बिल्कुल सही 2/3। अब इसको कैसे हल करेंगे, अब ध्यान से देखते हैं, ऊपर वाला जो हमारा भिन्न था 2/√3 और नीचे वाला जो भिन्न है 2, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा दोनों के ऊपर वाली संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो दोनों को काट देते हैं। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करें, ये कैसे हल करें कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो नीचे था ये भी नीचे था। अब इसको हल करने का क्या तरीका है, ये वाला जो √3 है ये धक्का लगाएगा और ये नीचे पहुँच जाएगा, और ये वाला जो 3 था ये नीचे से सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुँच जाएगा, तो यानी ये क्या बन जाएंगे 3 ऊपर। हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 ऊपर लिखेंगे और √3 को नीचे लिखेंगे।
लेकिन हमारा यहाँ आंसर तो √3 लिखा हुआ है। अब ये कैसे आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, अभी मैंने बताया था ये वर्ग, अगर मैं √3 का वर्ग करूँ, वर्ग का मतलब होता था 2 बार गुणा करना, यानी √3 को 2 बार गुणा करे तो 3 मिलता है। तो इस वाले 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √3 गुणा √3, और नीचे पहले से एक √3 है। इसके बाद ये देखिए, ये वाला √3 और √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 बोले या √3 बोले, दोनों का मतलब सेम है। अब हमें जो टेबल हमें दिख रही है, इस टेबल में ढूंढना है कि ये √3 या वर्गमूल 3 कहाँ पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका वर्गमूल 3, कहाँ आ रहा है, tan में आ रहा है, लेकिन कौन से कोण पर आएगा, 60 डिग्री के कोण पे। तो यानी हमारा आंसर आ गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आया, तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही आया। और जो हमने ये पूरा हल करके बताया, ये हमने इस विकल्प की पुष्टि करी कि हमारा यही विकल्प हमने क्यों चुना। अब हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न, जो आपको स्वयं करने हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि हम ये कैसे करने वाले हैं। स्वयं प्रयास कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखकर बेटा कुछ याद आ रहा है, अभी ऊपर एग्जाम्पल में भी आपने ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलो दोबारा से एक बार सॉल्व करके समझ लेते हैं, फिर आप अपनी कॉपी में इसे खुद करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए, साइन a - b बराबर है 1/2 के। मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल किया गया होगा, जैसे यहाँ साइन लिखा है, तो साइन का ही टेबल में आपको 1/2 ढूंढना है। चलो देखो, 1/2 कहाँ पर है साइन की लाइन में, साइन के टेबल में ये है 1/2, और ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री के कोण पे। देख रहे हैं आप, 30 डिग्री के कोण पे मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन a - b बराबर है साइन 30 डिग्री। अब दोनों जगह साइन साइन सेम हो गया, इसको काट के नहीं दिखाना, बट आपको समझ जाना है कि ये कट जाएंगे। क्या लिखा जाएगा अब, a - b बराबर है 30 डिग्री। तो पहला समीकरण हमें मिल गया, जैसे हमने अभी पहले करा था, a - b मिल गया 30 डिग्री। अब इसी प्रकार दूसरा वाला भी इस्तेमाल करके देखते हैं। इसी प्रकार आप लिखेंगे, इसी प्रकार। अब दूसरा क्या था, अब यहाँ पर है कॉस a + b बराबर है 1/2। अब किसके टेबल में ढूंढना है, किस लाइन में ढूंढना है, कॉस की लाइन में कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, 1/2। चलो देखते हैं कहाँ है कॉस की लाइन में 1/2, ये रहा 1/2। पर ये कौन से कोण पर है, 60 डिग्री के कोण पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस a + b बराबर है कॉस 60 डिग्री। एक जैसा हो गया, कॉस और कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, a + b बराबर है 60 डिग्री। दूसरा समीकरण भी हमारे पास आ गया। अब आपको याद है, इस समीकरण को 1 नंबर लिखना है, इस समीकरण को 2 नंबर लिखना है, समीकरण को हल करना है। अभी जब मैंने आपको ऊपर समीकरण हल करके दिखाए थे, वो मेथड था, वो जो हमने हल किया था, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि मान रखने वाला मेथड, जिसमें कि हम एक का मान दूसरे में डालते हैं। अब यहाँ पर दूसरे मेथड से, यानी दूसरी विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान विधि थी। आपको याद होगा, a - b बराबर आया था 30 डिग्री के, और a + b आपका किसके बराबर आया था, 60 डिग्री के। तो विलोपन विधि याद है सभी को। अगर मैं इसको जोड़ देती हूँ तो b कट जाएगा, b विलोप हो जाएगा, क्योंकि एक जमा का और एक घटा का है। तो क्या बचेगा, 2a बराबर है 60 और 30 90। अब ये 2a के साथ गुणा हो रहा है, तो अगर इस 2 को इस बराबर का निशान पार करके 90 के पास जाना है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, क्योंकि गुणा किस में बदल जाती है, भाग में। अब 90/2, अगर 90/2 किसी को नहीं समझ आता कि इसको कैसे हल करें, तो जब भी भाग 2 से की जाती है, यानी ऊपर वाली संख्या का आधा कर दिया जाता है। 90 का आधा कितना होता है बेटा, 45। तो आपका आंसर कितनी जल्दी आ गया, ए का जवाब आ गया हमारा 45। लेकिन हमें दोनों का मान निकालना था, ए और बी। अब बी के मान पे आ जाते हैं। बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में हम मान रख देते हैं। मान लिया हम इस दूसरे समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 द्वारा। समीकरण 2 द्वारा हमारे पास क्या है, a + b बराबर है 60 डिग्री। a की जगह पर हम लिख देते हैं 45, क्योंकि हमारा ये मान आ चुका है।
जमा बी बराबर है 60 डिग्री। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 45 को अपनी जगह छोड़कर यानी बराबर का निशान पार कर कर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा 60 के पास। अब ये पीछे लिखा जाएगा, उधर जमा में था तो यहाँ घटा में लिखा जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा बेटा, 60 में से हमें 45 को 15 आ जाएगा। तो हमारे पास हमारे दोनों मान आ गए, ए का भी और बी का भी। और अब हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया ए और बी का मान निकाल कर। हमारा अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब इसका फाइनल आंसर हमें निकाल कर बताना है, वैल्यू निकाल के बतानी है कि इसमें जब हम सारे कोण का मान डाल देंगे तो क्या आंसर आएगा। अब इसके लिए देखो फिर से हमें यही टेबल यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पिछली क्लास में बनाना सीखा था और अब हमें याद भी हो गया है, पर अभी हम इसमें से देख कर डाल रहे हैं। आप अपने आप इसको लर्न रखेंगे वैल्यूज़ को और वहाँ से डालेंगे। cos 45 डिग्री, अब cos 45 डिग्री कितना होता है, यानी cos 45 डिग्री का जो कोण पे माप है वो कितना होता है, देखते हैं कितना होता है, 1/√2। चलिए मान डाल देते हैं, 1/√2 यानी वर्गमूल 2। अब नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ लिखा है सीकेंट 30, सीकेंट 30 के टेबल में चलते हैं और 30 डिग्री पे इसका मान देखते हैं क्या है, 2/√3। उसके बाद है कोसिकेंट 60, इसका भी मान देख लेते हैं। कॉस की लाइन में 30 पर जाना है, 30 पे, तो ये भी 2 है, तो इन दोनों मान को अब हमें पुट करना है। चलिए लिख लेते हैं, सीकेंट 30 यानी सीकेंट 30 डिग्री के कोण पर कितना मान था, 2/√3 जमा कोसिकेंट 30 यानी ये वाला मान 2, यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ नहीं है तो नीचे 1 डाल देते हैं। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला जो आपने मान लिखा था उसके साथ जमा या घटा में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो जो है वो तो आसानी से हम लिखेंगे 1/√2 क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं कर सकते अभी हम। लेकिन नीचे जो है हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं इसका। एलसीएम लेकर जो हमारा आंसर आएगा वो 1 और √3 का गुणा ही होगा, गुणा जी होगा, तो क्या हो जाएगा √3। अब आपको आगे का मेथड याद होगा, ये √3 आया, इस वाले रूट से इसकी भाग करेंगे तो क्या बचेगा 1, वो 2 से गुणा होगा तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, जमा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। देखिए 2 और 1 को जब हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है 2, ये वाला 2। उसके बाद जब हम इस 3 और इसकी गुणा करते हैं तो क्या मिलता है 2√3, मिल गया ये 2√3। अब आगे हल करते हैं, आसानी से हमने ये तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अब आगे अगर हम देखें तो बेटा पहले ये सोचिए कि क्या हम 2 में 2x को जोड़ सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर यही मैं सवाल लिखूं 2x जमा 2x तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है, यस, हाँ। क्यों कर सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही संख्याओं का जो ये x वाला भाग है दोनों में मौजूद है, जिसको हम चर बोलते थे, चर भाग। जब चर संख्याएं एक सी होती हैं तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, तो यही होता है रूट की संख्या के साथ भी। अगर यही √3 इस वाले 2 के साथ भी मौजूद होता तो हम इसको जोड़ सकते थे, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ नहीं है तो ये नहीं जोड़ा जा सकता। तो हम इसको आगे कैसे हल करेंगे, हम सबसे पहले इस 2 और 3 को ठीक से लिखते हैं। ये क्योंकि ये 2 भी हवा में है और ये 3 भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 2 धक्का लगाएगा और नीचे आ जाएगा और ये √3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो एक तो अपनी जगह पर ही रहेगा, ये वाला एक अपनी जगह पर ही रहेगा और ये पूरा भी अपनी जगह पर ही रहेगा। कैसे लिखते हैं, देखिए एक यहीं रहा और 2 जमा 2√3 भी यहीं रहा। मैंने बोला था ये √2 जो है धक्का लगाएगा और नीचे आ जाएगा, यानी इसके साथ आ जाएगा गुणा में, और जो ये √3 था ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो गया। अब आगे कैसे हल करेंगे, इस √2 को इस पूरे के साथ गुणा करेंगे। सबसे पहले √2 किसके पास जाएगा गुणा होने के लिए, 2 के पास, फिर किसके पास जाएगा, इसके पास, गुणा करके लिख लेते हैं। ऊपर तो सिर्फ √3 ही बचेगा क्योंकि इसकी गुणा तो 1 के साथ होनी थी। तो जब 2 जाएगा √2 के पास तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब जमा, अब जब ये रूट वाली संख्या अपनी इस रूट वाली संख्या से मिलेगी तो गुणा हो जाएगी और गुणा होकर रूट के अंदर ही लिखी जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक
इसके बाद हम इसका करेंगे परिमेयकरण, जिसको हम रैशनलाइजेशन भी बोलते हैं, और ऊपर किए गए एक एग्जाम्पल में भी हमने उसको वहाँ पर हल किया है। चलो इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करते थे परिमेयकरण, याद है सभी को? जो ये संख्या लिखी होती थी, इसी संख्या के इस निशान पे हम ध्यान देते थे। ये निशान कैसा है, जमा का। तो जो संख्या हमें इस परिमेयकरण को करने के लिए लगानी पड़ेगी, वहाँ पर कैसा निशान होना चाहिए, घटा का। यानी जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखते हैं। गुणा 2√2 घटा 2√6 बटा, ऊपर में भी यही आएगा, 2√2 माइनस 2√6। चलो अब ऊपर और नीचे की गुणा करके देखना है। क्या ये आप खुद कर सकते हैं, पूरा करके देखिए। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाएगी, ऊपर सिर्फ हमें ये गुणा करनी है, √3 की गुणा पहले से, फिर √3 की गुणा दूसरे वाले से। चलो करके देखो क्या आ रहा है। √3 की गुणा पहले से करोगे तो 2√6 घटा 2√18। आगे का आप अपने आप हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी बेटा हमें मान ही ज्ञात करना है, और यहाँ पर भी हमें इस टेबल से देखकर वैल्यूज़ को पुट करवाना है। देखो पहली वैल्यू क्या देखनी है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्वायर लिखे होंगे, यानी जो वर्ग लिखे होंगे इस त्रिकोणमितीय अनुपात पे, उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप यही वैल्यूज़ को, ये जो मान है, इसको इस टेबल में ढूंढिए। tan 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री, tan की लाइन में 45 डिग्री कितना है, 1। चलिए लिख लेते हैं एक एक करके, 2 और tan 45 की जगह पर 1। अब स्क्वायर का क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मान आपने रखा उसी को रखकर उस पर स्क्वायर यानी वर्ग लिख दीजिए, जमा। अगला है cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos की लाइन में ही हमें आगे चलना है 30 डिग्री पर। क्या आया, √3/2। चलिए लिखते हैं √3/2। अब इस वर्ग का क्या करना था, इसी मान के ऊपर हमें इस वर्ग को डाल देना है, माइनस। अगला है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन की लाइन में 60 डिग्री पर क्या मान है, √3/2। ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, माइनस √3/2, और इस पे क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग, क्योंकि यहाँ पर भी एक वर्ग था। अब देखते हैं इसको कैसे हल करें। सबसे पहले देखिए, ये दोनों ही मान बिल्कुल एक जैसे हैं, √3/2, √3/2, एक जमा का है और एक घटा का है। तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और क्या बना देंगे, ज़ीरो। ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो आगे वाली संख्या थी, इसका क्या होगा, 2 और ये 1 ही का वर्ग हो रहा है, 2 गुणा 1 का वर्ग 1। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 2 जमा 0। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2। तो इसको सिद्ध कर दिया हमने, इसको हल कर दिया कि हमारा आंसर 2 आ गया। कितना आसान प्रश्न था। अगर हमें ये टेबल याद होगा तो आपको ये टेबल अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था और करा था। सही विकल्प चुनना है, यानी जो 4 विकल्प हमें नीचे दिए गए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है, और ये भी बताना है कि हमने उस विकल्प को क्यों चुना। प्रश्न है जो हमें से हल करके बताना है, 2 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बटा 1 जमा tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करने का क्या तरीका है, इतने सारे आपने प्रश्न हल करे हैं, आपको समझ आ गया होगा अब तक तो कि हमें यहाँ पर मान जो है tan 30 डिग्री का वो डालकर सिद्ध करना है, हल करना है। tan की लाइन में हमें 30 डिग्री पर जाना है। क्या है मान बेटा, 1/√3। चलो आओ इसको हल करते हैं। क्या लिखना है, 2 गुणा tan 30 का मतलब 1/√3। याद रखना है आपने, tan 30 कितना होता है, 1/√3। और नीचे क्या लिखेंगे, 1 जमा, अब ये क्या था, tan स्क्वायर। तो लिखना तो मुझे 1/√3 ही है, लेकिन इस वर्ग को, ये जो स्क्वायर था इसको वर्ग भी बोलते हैं, जिसको आप इसको इसके ऊपर लिख देना है। चलिए अब इसको हल करते हैं आगे। ऊपर अब यहाँ पर जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 2 और 1 की गुणा होगी 2,
2/√3। और नीचे जब हम इसको हल करेंगे बेटा, कभी भी रूट की संख्या का वर्गमूल की वाली संख्या का वर्ग किया जाए तो जो संख्या अंदर बैठी होती है वही हमारा जवाब होती है, जैसे कि ये। इसी तरीके से अगर कभी √5 आए, √5 यानी वर्गमूल 5, और उसका वर्ग करना हो तो क्या जवाब होगा? 5। इसी तरीके से अगर कभी वर्गमूल के अंदर आपका कोई बहुत बड़ी सी संख्या आ जाए, मान लीजिए 45 आ गया, और इसका वर्ग करने को आए तो भी क्या होगा? जो वर्गमूल के अंदर संख्या बैठी है उसी का वही उसका जवाब होगी। उसी तरीके से हमने 1/√3 का अगर वर्ग करना है तो वो क्या होगा? 1/3, सिर्फ और सिर्फ 1/3। नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1। अब इसके बाद ऊपर वाले जो पार्ट है, जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ तो कुछ जमा घटा में है ही नहीं, इसको तो आगे से हल नहीं किया जा सकता, लेकिन नीचे हमें जमा करनी है। तो नीचे जमा करने के लिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका। इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करा लेते हैं, सबसे आसान तरीका। तो चलो उसी से करके देखते हैं। 2/√3 ऐसे ही लिख देते हैं, और जो नीचे वाली दोनों संख्याएं थी यानी 1 और 3, 1 तिया 3, वो नीचे ही लिख देते हैं, 3 आ गया। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था? क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी इस 1 की गुणा इस 3 से करते हैं, क्या आएगा? 3, जमा का निशान बीच में, और इस 1 की गुणा इस 1 से करते हैं, 1। तो क्या बचा? 2/√3 जो ऊपर बैठा हुआ था। अब इस लाइन के नीचे कौन बैठा है? 3 और 1 4, 4/3। यहाँ तक सपोज समझ आ गया। अब देखो ये भी नीचे बैठा है, ये भी नीचे बैठा है, लेकिन ये कैसे है? ये कैसे हम इसको लिखेंगे, कैसे समझे? अभी मैंने भी बोला था जो ये नीचे बैठा है ये धक्का लगाकर नीचे आ जाएगा, और ये जो 3 बैठा है नीचे, ये कोशिश करेगा मैं ऊपर चला जाऊँ, नीचे कब तक बैठा रहूँगा। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 और 4 तो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो वहीं है। नीचे वाला जो 3 था वो ऊपर पहुँच चुका है, और ये जो ऊपर वाला वर्गमूल 3 था ये नीचे चला गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब ये 2 और 4 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अभी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो वही संख्या आ जाती है। किसी भी संख्या के वर्ग करने का क्या मतलब होता है बेटा? उस संख्या को 2 बार गुणा करना, यानी √3 को अगर मैं दोबारा उसी से गुणा कर दूँ तो 3 मिलेगा। तो यानी इस वाले 3 को, जो मैंने ये वाला 3 लिखा है, इस 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? फिर से देखिए ये तो कट चुका है 1/2, लेकिन इस वाले 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 के जैसे, और नीचे वाला वर्गमूल 3 तो वैसे का वैसा ही है। एक वर्गमूल 3 इस एक वर्गमूल 3 से कट जाएगा, क्या बचा? वर्गमूल 3 बचा ऊपर, और तो कुछ है ही नहीं, 1 से गुणा होने पर वो खुद ही बचेगा, और /2। तो वर्गमूल 3/2 हमारा जवाब आया। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है, हमें तो ढूंढना था कि इन 4 दिए गए उत्तरों में से हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। हमारा उत्तर आया √3/2। तो सबसे पहले देखते हैं sin 60। क्या sin 60 √3/2 होता है या नहीं? सबसे पहला ही जवाब देखते हैं। साइन की लाइन में √3/2 कहाँ आ रहा है? 60 पे ही आ रहा है। तो यानी हमारा उत्तर जो है वो क्या आया? sin 60 जो था भाग नंबर ए, जो हमारा सही जवाब आया। लेकिन बाकी के भाग कैसे गलत हो गए? cos 60 पे भी मान देख लेते हैं। cos 60 का मान कितना है बेटा? 1/2। cos 60 का मान है 1/2, जो हमारा उत्तर नहीं था। tan 60 पे भी देख लेते हैं क्या मान है। tan के 60 पर मान है √3। हमारा जवाब तो नहीं था √3, तो यानी इसीलिए हमारा tan 60 वाला आंसर भी नहीं है। और sin 30 का क्या जवाब है? sin 30 पे क्या है? 1/2। हमारा जवाब तो 1/2 भी नहीं था, हमारा जवाब था √3/2, जो कि क्या है? sin 60। ये रहा sin 60, ये वाला हमारा जवाब था, जो हमारा उत्तर भी आ रहा था। तो इसीलिए हमारा भाग ए जो है सही उत्तर है। और ये जो हमने पूरा बेटा सिद्ध किया, ये इस उत्तर की पुष्टि है। जल्दी से बेटा आपने अब ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स को भी अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, और अपनी सब्जेक्ट टीचर को इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। और आपने इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, उसे नहीं भूलना है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।